15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, उस वक्त देश की जीडीपी महज 2.7 लाख करोड़ की थी, लगभग 27 बिलियन डॉलर की, जबकि प्रति व्यक्ति आय 250 से 300 रुपए सालाना थी। यानी एक आदमी पूरे साल में शायद एक रेडियो भी न खरीद सके। भारत में तब न बड़े उद्योग थे, न पूंजी थी और न ही कोई मजबूत आर्थिक व्यवस्था। ब्रिटिश राज के लूट, भूख, कुपोषण और बदहाल प्रशासन ने एक ऐसा देश छोड़ा था जिसे दोबारा खड़ा करना एक सपने से कम नहीं था। लेकिन 2025 में उसी भारत की जीडीपी 4.2 ट्रिलियन की हो चुकी है। अब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी पर पर्सन आय 1.5 लाख से भी ज्यादा है। दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते स्टार्टअप में से हजारों भारत में हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के पास है। अब भारत सिर्फ अपनी सीमाएं नहीं बचाता, बल्कि अपनी आर्थिक सीमाएं भी लगातार विस्तारित कर रहा है। हम सॉफ्ट पावर और फाइनेंशियल पावर दोनों में दुनिया को चुनौती दे रहे हैं। ये आंकड़ा हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। ये संकेत है कि हमारा देश वैश्विक मंच पर आर्थिक शक्ति बन चुका है। लेकिन जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं, एक गांव की टूटी हुई सड़क, एक बेरोजगार युवा के आंखों में इंतजार, एक बीमार बुजुर्ग की थकी हुई सांसें, तो सवाल उठता है कि क्या इस तरक्की में हर भारतीय भी शामिल है? भारत और पाकिस्तान दोनों देश एक साथ आजाद हुए थे। एक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और दूसरा दुनिया भर में लोन का कटोरा लेकर घूम रहा है। जहां भारत का रिजर्व बैंक भारत सरकार को 2.6 लाख करोड़ का मुनाफा ट्रांसफर करता है, जो अब तक का सबसे बड़ा लाभांश ट्रांसफर है, तो वहीं पाकिस्तान महज $1 बिलियन के कर्ज के लिए IMF के कागजों पर गिरवी पड़ा है। ये तुलना मात्र आंकड़ों की नहीं है, बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की है। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वो भी भारत के साथ ही आजाद हुआ था, लेकिन आज उसकी आर्थिक हालत भारत से बहुत ज्यादा अलग है। पाकिस्तान को बार बार IMF, सऊदी अरब और अन्य देशों से कर्ज लेना पड़ रहा है। उसके स्टेट बैंक घाटे में है और पाकिस्तान अपने आर्थिक फैसले खुद नहीं ले पाता है। वहां की सरकारें आर्थिक अनुशासन के बजाय सत्ता की लड़ाई में उलझी रहती हैं। संस्थाएं कमजोर हैं, राजनीतिक दबाव है। यही वजह है कि पाकिस्तान लगातार आर्थिक संकट में फंसता जा रहा है। ये तुलना केवल आंकड़ों की नहीं है, ये बताती है कि देशभक्ति सिर्फ भाषणों या नारे लगाने से नहीं आती, वो बनती है मजबूत संस्थाओं, सही नीतियों और आत्मनिर्भर सोच से। जब RBI सरकार को रिकॉर्ड लाभांश देता है तो इसका मतलब ये है कि भारत अब भीख नहीं मांगता, बल्कि अपनी नीति, मेहनत और अनुशासन से आगे बढ़ता है। आज भारत उस मोड़ पर खड़ा है जहां आर्थिक फैसले मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति से लिए जाते हैं। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान देश में आर्थिक राष्ट्रवाद को मजबूती दे रहे हैं। ये अभियान न केवल उत्पादन और तकनीकी विकास को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि लोगों में आत्मनिर्भर बनाने की भावना भी जगा रहे हैं। जब नीतियां देश हित से जुड़ती हैं, तभी कोई देश आर्थिक तरक्की कर पाता है और आज यही भारत के साथ हो रहा है। 1947 से आज तक भारत की ये कहानी सिर्फ आर्थिक आंकड़ों की नहीं है, बल्कि ये नेतृत्व, मजबूत संस्थाओं और समझदारी भरे फैसलों और देशवासियों की मेहनत की कहानी है। पाकिस्तान की हालत हमें ये भी याद दिलाती है कि बिना मजबूत संस्थाओं और अनुशासन के देश की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। ये बताता है कि देशभक्ति केवल भाषणों से नहीं, बल्कि सही नीतियों और मजबूत संस्थाओं से बनती है। भले ही देश की जीडीपी आज 4 ट्रिलियन की हो चुकी है, लेकिन इससे देशवासियों को कितना फायदा मिलता है, इसे भी समझना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। जब हम कहते हैं कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, इसका मतलब है कि भारत की जीडीपी दुनिया में चौथे नंबर पर होगी। ये आंकड़ा बताता है कि भारत की उत्पादन क्षमता, व्यापार और सेवाओं की मात्रा कई देशों से ज्यादा बढ़ी है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारत ने जापान या अमेरिका जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। जीडीपी सिर्फ एक सांकेतक है, लेकिन ये अकेले ये तय नहीं करता कि देश में आम नागरिकों की जिंदगी कितनी बेहतर है। जीडीपी देश की आर्थिक ताकत को दर्शाता है, लेकिन अगर इस ताकत का अनुभव केवल शहरों तक सीमित रहे या कुछ वर्गों तक ही पहुंच पाए, तो क्या ये विकास वाकई समावेशी होगा? भारत की जीडीपी भले ही जापान से आगे निकल जाए, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में हम आज भी जापान से 12 गुने पीछे हैं। भारत में एक आदमी की औसतन सालाना आय $2800 यानी $2,39,062 है, जबकि जापान में $33,000 लगभग 27 लाख से भी अधिक है। अगर भारत में बात रोजगार की जाए तो इसके और भी हालात बुरे हैं। 90% से अधिक वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है, जहां वेतन कम, सुरक्षा न्यूनतम और स्थिरता दुर्लभ है। बेरोजगारी दर 6% के पार है और गांवों से शहरों की ओर पलायन एक सामाजिक विस्फोट को जन्म दे रहा है। तो क्या भारत का जीडीपी में दुनिया का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना बेकार है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारी मेहनत,
नीति सुधारों और वैश्विक मंच पर बढ़ती साख का प्रमाण है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये तरक्की हर हाथ तक पहुंच रही है? क्या गांव का किसान, शहर की मजबूर बस्ती या सीमावर्ती गांव का युवा भी इस उपलब्धि का हिस्सा है? अगर नहीं तो हमें रुकना नहीं चाहिए, बल्कि और तेजी से और ज्यादा न्यायपूर्ण तरीके से आगे बढ़ना चाहिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। भारत को अब जरूरत है एक ऐसे विकास मॉडल की जो सिर्फ जीडीपी की रेस में न दौड़े, बल्कि इंसानियत के पैमाने पर भी शीर्ष तक पहुंचे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, टेक्नोलॉजी और सामाजिक सुरक्षा ये वो स्तंभ हैं जो देश को मजबूत बनाते हैं। आज हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दहलीज पर हैं। कल शायद तीसरी भी बन जाएं, लेकिन असली विजय तब होगी जब हर भारतीय कह सके, हाँ ये तरक्की मेरी भी है।